अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एडवांस यूज़र यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बहुत ही मज़ेदार वीडियोस आती रहती हैं और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिस्ट्रीब्यूशन का एक सॉफ्टवेयर है जो ऑलमोस्ट ऑफिस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, नंबर 1 जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है ऑफिस के अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। उसके बाद एक्सेल का भी यूज़ होता है। एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। और एक टाइटल के मुतालिक मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं अक्सर अपनी वीडियो को टाइटल देता हूँ कंप्लीट कोर्स या फुल कोर्स। तो काफ़ी लोगों का इस चीज़ के ऊपर एतराज़ होता है कि एक वीडियो के अंदर फुल कोर्स कैसे किया जा सकता है, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि मैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ। ठीक है, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें बताता हूँ। एग्जैचुरेशन मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें कम यूज़ होती हैं उनको मैं थोड़ा अवॉइड कर दूँ और कम बातें करूँ और टू द पॉइंट चलता रहूँ। तो ये चीज़ मैंने वीडियो में स्टार्ट में बताना ज़रूरी समझी कि आप बाद में ये ना कहें कि ये कंप्लीट कोर्स नहीं है। दरअसल जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरी कोशिश होगी वो सब मैं क्लियर करूँ और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने और प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी ऑफिस में जाकर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर कोई भी टास्क इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। आप अपनी सीवी खुद बना सकेंगे, लेटर्स बना सकेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉन्फिडेंटली काम कर सकेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो। अच्छा, वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत स्टार्ट में बताऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। और एक चीज़ जो अक्सर लोग सोचते हैं कि हम इस चीज़ को कोई भी चीज़ सीख नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि हम सीखने का प्रोसेस मुश्किल है, टेक्नोलॉजी से हमारी बनती नहीं है, सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक टाइम था कि मुझे भी समझ नहीं आती थी और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनकी कंप्यूटर के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी और वो आज एक एडवांस लेवल के कंप्यूटर यूज़र हैं। तो बस थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए आपको, अपने आप को बताना होगा कि ये सीखना ज़रूरी है। और आप इस वीडियो को देखेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप बहुत ही जल्दी से सीख जाएंगे। सेकंड टिप ये है कि आप वीडियो को एचडी के अंदर देखें, हाई क्वालिटी के अंदर देखेंगे तो कुछ दिखाई देगा, कुछ समझ भी आएगा। थर्ड ये कि आप वीडियो को स्किप मत करें। अगर आपको बोरिंग लग रही है, ज़ाहिर बात है, इंसान सॉन्ग भी कोई होता है इंटरटेनिंग तो वो 3 मिनट 2-3 मिनट का सॉन्ग इसीलिए बनाया जाता है, मैक्सिमम 5 मिनट का, कि वो बोरिंग हो जाता है। इंसान इतनी देर तक अपने आप को फोकस नहीं रख पाता है। अगर आप फोकस नहीं रख पा रहे हैं तो वीडियो को छोड़ दें, पास कर दें, बाद में दोबारा देख लें। लेकिन इस वीडियो को कार्टून्स या मूवी की तरह ना देखें। इसको आप जहाँ पर आपको बोर हो जाते हैं, जहाँ पे आपकी बस हो जाती है तो ब्रेक लें, ब्रेक के बाद दोबारा वीडियो देखें। लेकिन इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आती रहेगी और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सी चीज़ें इस वीडियो से इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। और सॉफ्टवेयर मैंने लाया कहाँ से है, कुछ लोग पूछेंगे डाउनलोड किया या परचेज़ किया। भाई, आप क्या वो अपना काम है, आप डाउनलोड करते हो या परचेज़ करते हो, तो उसका मैं कोशिश करूँगा लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत से वर्जन है। मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 10 जो है उसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। पर्पस सबका सेम है, बस थोड़ा बहुत इंटरफेस का डिफरेंस है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 10 के ऊपर हम आप काम करने वाले हैं और मैं इसको भी प्रैक्टिकली स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला काम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना। मैं आपको इस तरह बेसिक स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा जैसे आपका वास्ता है इस चीज़ से कभी पढ़ा ही ना हो। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका ये है कि आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे न्यू पे जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसको आप नाम देख सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट में टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आपने चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में वर्ड इंस्टॉल्ड है या नहीं है तो उसका भी यही तरीका है कि राइट क्लिक करके आप न्यू पे जाएं। यहाँ पे आपको पता चल जाता है वर्ड आपके पास इंस्टॉल्ड है या नहीं इंस्टॉल्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का ये एक तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका है आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाके सर्च करें या फिर सिंपली सर्च में यहाँ पे टाइप कर दें वर्ड। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास आ जाएगा सामने। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिंगल क्लिक के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और तीसरा और जो क्विक तरीका जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो आपको बताता हूँ। तीसरा तरीका ये है कि आप Windows+R प्रेस करें तो रन का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आप टाइप करेंगे विनवर्ड, WINWRD विनवर्ड। आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो ये 3 तरीके हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के। उसके अलावा अगर आप इस सॉफ्टवेयर को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे बेहतर तरीके भी हैं इसको ओपन करने के। एक और तरीका है विनवर्ड, मैंने यहाँ पे सर्च किया, ये आ गया।
इसको यहाँ पे मैं पिन कर देता हूँ टास्क बार पे। तो अब यहाँ पे ये सामने आ गया, मैं किसी भी वक्त यहाँ पे इसको क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ और एक नया डॉक्यूमेंट मेरे सामने ओपन हो जाएगा जिस पर मैं इजीली काम कर सकता हूँ। तो फाइनली हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को ओपन कर लेते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर हो चुकी है इसको ओपन करने की, और इसके बाद हम बात करते हैं लेआउट की। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर पूरी जो विंडो नज़र आ रही है, ये इसका व्यू है, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसको आप लेआउट कहते हैं कि ये कैसे शो होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे शो होती है, किसका क्या पर्पज़ है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये ऊपर टाइटल बार है, जहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। टाइटल का मतलब नाम होता है डॉक्यूमेंट का, और यहाँ पे नाम लिखा जाता है इसलिए इसको कहा जाता है टाइटल बार। अब थोड़ा सा मैं स्पीड अप करूँगा ताकि टू द पॉइंट रहूँ और आप बोर ना हों वीडियो से और कुछ आप सीख सकें। ये टाइटल बार आ गया सबसे पहले, जो ज़्यादातर ब्लू कलर का होता है। मेरे पास ब्लू कलर का नहीं है, लेकिन ये टाइटल बार है, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है और साथ डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है। ऑलमोस्ट तमाम सॉफ्टवेयर का इसी तरह होता है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास क्लोज का बटन आ जाता है, रिस्टोर का आ जाता है, मिनिमाइज़ का आ जाता है, जिससे आप इसको मिनिमाइज़ करके ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया मिनिमाइज़ का फीचर। लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास आ जाता है क्विक मेन्यू। क्विक मेन्यू यहीं पे टूल्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर, उन्हीं टूल्स को यहाँ पे ऐड किया जाता है ताकि आप इनको इजीली एक्सेस कर सकें। जैसे मैंने आपको अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बताया कि यहाँ स्टार्ट में से उठा के मैंने इसको यहाँ पिन कर दिया, तो पिन करके मैं इसको इजीली ओपन कर सकता हूँ शॉर्टकट तरीके से। इसी तरह यहाँ क्विक मेन्यू के अंदर भी चीज़ शॉर्टकट ओपन की जा सकती है, यहाँ से कमांड शॉर्टकट वे से लगाई जा सकती है। बहरहाल इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट्स हमारे पास होते हैं, इसलिए हमें इस क्विक मेन्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ज़रूरत पड़ती है जिस वक्त हमारा कीबोर्ड ख़राब होता है, तो कंट्रोल Z के बजाय हम यहाँ से अनडू का बटन यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह से ये यूज़फुल साबित होता है। बहरहाल ये एक फ़ीचर है, आप इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स सपोज कि सबसे पहले आपने ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडो ओपन कर ली है, ठीक है। अभी हम लेआउट की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा। टाइटल बार के बाद यहाँ पे हो गया क्विक मेन्यू और ये हो गया क्लोज वाले बटन। इसके बाद ये आ गया रिबन। रिबन के ऊपर आपको मुख्तलिफ टैब्स दिखाई देंगे। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, और डिज़ाइन का टैब भी आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मेट का भी, और वो थोड़ा आगे जाके आएगा जब कोई हम चीज़ टेबल या पिक्चर इंसर्ट करेंगे तब वो ऑप्शन आएंगे, अभी वो डिसेबल्ड हैं। तो ये जो ऑप्शन हो गए, ये इनको कंबाइन इन सब को कहा जाता है रिबन, और यहाँ पे है होम। अभी मैं कोई बात करूँगा तो मैं आपको कहूँगा कि यार रिबन पे इंसर्ट टैब पे चले जाओ, तो यहाँ पे आप इंसर्ट टैब में चले जाते हैं। रिबन का वर्ड कम ही यूज़ होता है, टैब क्योंकि डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो टैब का वर्ड यूज़ होता है। तो इसको हाइड करना हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आप इसको हाइड कर लेते हैं ताकि आपके पास यहाँ पे काफ़ी स्पेस बचा रहे, और यहाँ से डबल क्लिक करके आप इसको शो कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी आप काम कर सकते हैं। तो लेआउट के बारे में मज़ीद बात करते हुए आगे चलेंगे, और यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉल बटन आ जाता है। स्क्रॉल की मदद से हम पेज पे ऊपर या नीचे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जूम पेन आ जाता है। जूम का आपको पता होगा कि जैसे हम पिक्चर्स को जूम करते हैं उस तरह यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को जूम कर पाएंगे 90%, 80%, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं हमेशा 100% पे ही काम करता हूँ। तो डबल क्लिक करके यहाँ पे आप इसको 100% चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और फीचर आपको दिखाई देगा, मैनी पेजेस में आप 2 पेजेस करके जो है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंटर की मदद से मैं नीचे हूँ, कंट्रोल एंटर की मदद से मैं दूसरा पेज क्रिएट कर पाया हूँ। तो ये एक वक्त में 2 पेज शो होते हैं। ये इस वक्त यूज़ किया जाता है जब आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो और आप इसको फाइनल चेक कर रहे हैं कि यार इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई जैसे हेडिंग ख़राब हुई होती है या अलाइनमेंट ख़राब होती है। खैर वो थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें आपको आगे जाके समझ आ जाएंगी। तो फाइनल व्यू करते वक्त हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हम 100 पे ही चीज़ को व्यू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है पेज नंबर। अभी यहाँ पे आ जा रहा है पेज 2 ऑफ 2, यानी इस वक्त मेरे पास टोटल 2 पेज हैं और मैं भी मौजूद हूँ पेज 2 पे। अगर मैं ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आएगा पेज 1 ऑफ 2, यानी टोटल 2 पेजेस हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेज 1 पे। उसके बाद आ जाता है वर्ड्स। ये वर्ड काउंट करता है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ
तो ये यहाँ पे इसने वर्ड्स काउंट कर दिए, टोटल 9 वर्ड्स इसने काउंट किए हैं और ये वर्ड काउंट फीचर है, ठीक है। ये यहाँ पे लैंग्वेज शो करता है और उसके अलावा ये यहाँ पे रह गया है लेआउट बटन्स हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट लेआउट में किरदार जो है इनका लेआउट बटन्स क्या है, क्योंकि अगर हम गलती से इस पर क्लिक कर देते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हमने किया क्या है तो इसको ठीक कैसे करेंगे, तो इसलिए इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि लेआउट बटन्स हैं। यहाँ पे आप इसको प्रिंट लेआउट व्यू है, यानी ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद ऐसा ही दिखेगा। तो इस पर काम ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट इसी पे किया जाता है ताकि हम समझ सकें कि ये प्रिंट करने के बाद डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, क्योंकि जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ज़्यादातर उसका मकसद प्रिंट करना ही होता है। प्रिंट नहीं भी करते, किसी को सेंड भी करते हैं, तो ये बेस्ट व्यू है डॉक्यूमेंट को देखने का। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सामने आ जाता है फुल स्क्रीन। अगर आप फुल स्क्रीन पे देखना चाहें तो ये एक ऑप्शन है। अगर इससे निकलना चाहें तो यहाँ से क्लोज़ का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से एस्केप का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वेब लेआउट व्यू और उसके बाद आउटलाइन और ड्राफ्ट, इनको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा यूज़ होने वाले फीचर्स नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा प्रिंट लेआउट व्यू पे ही काम करना है। तो यहाँ तक हो जाती है लेआउट की बात। इसमें लेआउट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी आपको नहीं बताई, और वो है रूलर। व्यू के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे रूलर के ऊपर आप टिक करेंगे तो ये रूलर आ जाएगा। ग्रिड लाइंस का ऑप्शन भी है लेकिन ये यूज़ नहीं होता। नेविगेशन पेन है, ये यूज़ होता है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। और रूलर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपने हमेशा इनेबल रखना है। तो यहाँ तक आपको लेआउट की उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी वीडियो को बैक करके ज़रूर एक दफ़ा फिर से कोशिश करेंगे लेआउट को समझने की। इसमें इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, टाइटल बार, स्क्रॉल बार और ये लेआउट के ऑप्शन, जूम इन जूम आउट, बस ये आपकी लेआउट है। इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। यहाँ जहाँ पे ये लाइन ब्लिंक कर रही है इसको कहते हैं इंसर्शन पॉइंट, और जो लाइन ब्लिंक कर रही है इसको कहते हैं कर्सर। हाँ, माउस के कर्सर को भी आप कर्सर कहते हैं, और ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है इसको भी कर्सर कहते हैं, और इंसर्शन पॉइंट कहते हैं इस जगह को। इंसर्शन पॉइंट मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो इसी जगह पे आएगा। अगर इस इंसर्शन कर्सर को मैं नीचे ले जाता हूँ तो मेरा इंसर्शन पॉइंट भी ये वाला है। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा तो टाइपिंग यहाँ पे होगी। और उसके बाद जो है हम चलते हैं आगे, प्रैक्टिकली अभी काम स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने अपनी फ़ाइल अभी ओपन की है, जो मैंने टाइप की है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी आपने अपनी फ़ाइल ओपन की है, ठीक है। ओपन करने के बाद फ़ाइल को आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है, सेव करना होता है। क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिसिटी का हमारी तरफ इतना प्रॉब्लम होता है, और दूसरा कोई पता नहीं होता, कंप्यूटर की पावर किसी भी वजह से डाउन हो सकती है। हमारा जो डाटा है वो प्रीशियस है, जो हम काम कर रहे होते हैं उस पर ज़ाहिर सी बात है कि मेहनत हुई होती है, तो इसको सेव करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। हमने डाटा को पहले महफूज रखना है। तो फाइल को, ये फ़ाइल क्लोज़ है, ठीक है। फ़ाइल को आपने ओपन किया यहाँ से, तो सबसे पहले आपने काम करना है सेव। सेव का एक तरीका ये है कि फ़ाइल पर जाकर आप सेव के बटन पर क्लिक कर दें। एक तरीका ये हो गया सेव का, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का वो पूछेगा कि किस जगह पे आप फ़ाइल को सेव करना चाह रहे हैं। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी फ़ाइल को डेस्कटॉप पे कभी भी सेव नहीं करना, क्योंकि अगर आपकी विंडो ख़राब होती है तो ये फ़ाइल यहाँ से उड़ जाएगी। तो अब बेहतर ये होगा कि आप किसी ड्राइव में सेव करें, लेकिन मैं डेस्कटॉप पे जो है वो अपनी फ़ाइल को सेव करूँगा, और मैं इसको नाम दे दूँगा माई फ़ाइल। जो भी आपकी फ़ाइल का सब्जेक्ट है आप वो दे सकते हैं, या फिर असाइनमेंट वगैरह का नाम दे सकते हैं अपनी फ़ाइल को। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल बार पे असाइनमेंट का नाम आ गया। यहाँ पे तक आपने फ़ाइल को सेव करना सीख लिया, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ तो वो इसके अंदर मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तब भी सेव हो जाएगी, और ये फ्लॉपी का बटन जो क्विक मेन्यू में, इससे भी सेव हो जाएगी, और इस सेव के बटन से भी सेव हो जाएगी। यहाँ तक करवाई होगी सेव की, ठीक है। एक होता है सेव एज़। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ सेव एज़ पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप पे अभी मैं यहाँ पे सेव एज़ का आप मकसद समझें। पहले मैंने किया था सेव, अब मैं कर रहा हूँ सेव एज़। अभी मैं इसको कर देता हूँ असाइनमेंट 2। उसी फाइल को मैंने असाइनमेंट 2 के नाम से सेव कर दिया, लेकिन सेव एज़ का फ़र्क ये है कि
असाइनमेंट 1 भी मौजूद है और असाइनमेंट 2 भी मौजूद है, यानी उसका एक डुप्लीकेट बन गया और अभी उस डुप्लीकेट के ऊपर काम हो रहा है, पिछली फाइल के ऊपर काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक प्रोसेस थोड़ा बोरिंग हो गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आगे आप जितना चलते जाएंगे आपको बेहतर समझ आती जाएगी और जो है वो प्रोसेस ईजी होता जाएगा। ये इंसर्शन पॉइंट है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे टाइप होगा। फाइल को ओपन करने के बाद आपने सेव करना था, सेव कर लिया। सेव करने के बाद क्या करना है, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट आपके पास कौन सा होता है, नॉर्मली हमारे पास होता है एरियल और इसका साइज़ होता है 12। एरियल 12 आपने साइज़ सेलेक्ट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं फ़ाइल ओपन करता हूँ मुझे फ़ॉन्ट क्यों सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के इन होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप है, इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का। इसके अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर जो आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है एरियल 12, इसको आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना है। दिस डॉक्यूमेंट ओनली नहीं करना मैंने, ऑल डॉक्यूमेंट करना है। ओके कर दिया। ये मैं फ़ाइल को क्लोज़ करता हूँ, डोंट सेव। जब मैंने फ़ाइल को ओपन किया है तो ये एरियल 12 पहले से हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको डिफ़ॉल्ट की समझ आ गई होगी। अभी यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं ताकि मैं आपको बताऊँ फॉर्मेटिंग के बारे में। फॉर्मेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो वो आप यहाँ पे कुछ टाइप भी कर सकते हैं, कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप इसके अंदर ऑटोमेटिक टेक्स्ट कैसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है, इज़ इक्वल टू रैंड ब्रेसेस आगे लगा देनी है आपने 2 और एंटर प्रेस कर देना। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट वालों ने वर्ड के अंदर एक फैसिलिटी रखी हुई है, एक फंक्शन रखा हुआ है, एक फ़ीचर रखा हुआ है कि इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टेक्स्ट आपके पास आ जाता है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और आप यहाँ पे दोबारा वो फार्मूला लगाते हैं तो अगेन ये आपके पास आ जाएगा और आप इसी को कॉपी पेस्ट करके भी नीचे लेके जा सकते हैं। कॉपी करने के लिए आप टेक्स्ट कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से होम के अंदर से आप कॉपी पे क्लिक करेंगे। अभी कॉपी हो गया। यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट को लेके जाएंगे, यहाँ पे आपने पेस्ट किया तो ये पेस्ट हो गया। उसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट है कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, आपने कंट्रोल सी पे किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, ये पेस्ट हो गया। कॉपी पेस्ट करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट तो करना ही पड़ता है, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है तो आप यहाँ पे अगर इस तरह से सिलेक्ट करते हैं क्लिक करके माउस की मदद से, यहाँ पे आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना डाटा आप चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना टेक्स्ट चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डबल क्लिक करें तो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। गौर करें, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ पूरा वर्ड सेलेक्ट होगा, और अगर मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ तो देखें क्या होता है, ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। यानी सिंगल क्लिक से आप कुछ भी नहीं होता, इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करने से जितना चाहे सिलेक्ट होता है, डबल क्लिक से वर्ड सेलेक्ट होता है और ट्रिपल क्लिक से पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, और शिफ्ट प्रेस करें और राइट एरो प्रेस करें, जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ तक ये सिलेक्ट होता जाएगा। डाउन एरो दबाएंगे तो निचली लाइन में आता जाएगा और इस तरह से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये उल्टा तीर बना हुआ आता है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, इसका एक फ़ीचर है, इसका फ़ायदा है। उल्टा तीर जब बना हुआ आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। वैसे अगर आपको पूरी लाइन सेलेक्ट करनी हो तो आपको यहाँ से यहाँ तक क्लिक करके लाना पड़ेगा, या फिर ट्रिपल क्लिक यहाँ पे करेंगे और पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपने पूरी लाइन क्लिक करनी सेलेक्ट करनी है तो उसका सिंपल सा तरीका है, यहाँ साइड पर जाएँ और क्लिक कर दें, पूरी लाइन सेलेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ तक लाइन सेलेक्ट करने की बात होगी। उसके बाद अभी हम थोड़ी सी इस पे फॉर्मेटिंग पे काम करेंगे कि कैसे टेक्स्ट को खूबसूरत बनाया जा सकता है। फॉर्मेटिंग क्या भला है बेसिकली फॉर्मेटिंग जो है वो टेक्स्ट को प्रोमिनेंट बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, मज़ीद वाज़ेह करने के लिए फॉर्मेटिंग लगाई जाती है टेक्स्ट के ऊपर। फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर लगाया तो इससे टेक्स्ट नीचे गया है और ऊपर वाले तीर से मैं ऊपर आ गया। यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये अभी मैंने लिखा है कैपिटल के अंदर, इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ तो ये मेरे पास पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मेरे पास ये बटन है और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। आप इसको देख, इसके आइकन को देख के समझ सकते हैं कि इस पर क्लिक करने से टेक्स्ट कहाँ जाएगा। तो मैं कंट्रोल ई करके इसको सेंटर में कर लेता हूँ, कंट्रोल बी करके बोल्ड करता हूँ। मैनुअली बोल्ड करने के लिए आप यहाँ से बोल्ड करेंगे, इसको इटैलिक कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। हेडिंग्स ज़्यादातर इटैलिक सूट नहीं करती हैं तो इसको इटैलिक ख़त्म कर देते हैं।
तो ये इसकी फॉर्मेटिंग होगी। लेकिन फॉर्मेटिंग यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। फॉर्मेटिंग इतना भी छोटा काम नहीं है, फॉर्मेटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस टेक्स्ट का मैंने इसकी बैकग्राउंड में थोड़ी मैंने हाईलाइट करना है, ठीक है। अभी ये देखें, ये हाईलाइट लग गया। इसको आपने करना है बोल्ड, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, और यहाँ होम के अंदर जाकर आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड के अलावा अगर आप कहते हैं कि यार मैं इसको बोल्ड भी करूँ और इटैलिक भी करूँ, ये इटैलिक हो गया, ठीक है। इसको आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ आ जाएगा। ये जो छोटे छोटे बटन्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्स की बेस होती है और एक्स की स्केयर होता है, एक्स की पावर होती है, वो यहाँ पे आप इजीली दे सकते हैं। और फॉर्मेटिंग को आप कहते हैं कि मैं इसको थोड़ा मज़ीद जो है वो मैं कोई मज़े का इफ़ेक्ट लगाऊं, तो आप यहाँ से इस बटन पे जाएंगे और अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि हमने इसको थोड़ा स्टाइलिश वगैरह कर लिया, कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से आप होम टैब के अंदर ही फ़ॉन्ट के अंदर जाकर ये सारी कार्रवाई फ़ॉन्ट के ऊपर कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज हो गया। तो ये एक बेसिक तरीका है फॉर्मेटिंग का। अगर आप इसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो ये इसके ऊपर डबल क्लिक से इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप इसको साइज़ को इंक्रीज़ मैनुअली करवा सकते हैं। और अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करवाना है कि यार एक स्टेप बड़ा हो जाए, तो ये बड़े ए पे क्लिक करेंगे, एक एक स्टेप बड़ा होता जाएगा, छोटे ए पे एक स्टेप छोटा होता जाएगा। यहाँ से इसका केस चेंज होगा। ये बड़े मज़े की चीज़ है। सेंटेंस केस में देखें स्मॉल राइटिंग आ गई है। थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर दिखाई दे। यहाँ पे अभी जो है इसको मैं अपर केस करता हूँ तो ये सारा कैपिटल हो गया। इसी तरह ये टगल केस है, इसमें छोटा बड़ा लिखा होता है। और टगल केस जो होता है वो नेक्स्ट वाला इससे ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। अपर केस में पूरा कैपिटल हो जाता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला वर्ड कैपिटल होता है। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा काम है आपको एक टूल के बारे में बताना। शिफ्ट F3 कीबोर्ड से यूज़ होता है केस चेंज करने के लिए। इसको प्रेस करते जाएंगे, आपको ये चेंज करता रहेगा, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट F3। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, इसको मैं बिल्कुल पहले जैसा करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से ये वाला बटन यूज़ करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग वाला। और ये बिल्कुल जैसे डॉक्यूमेंट ओपन करते हुए था एरियल 12, ये बिल्कुल वैसे का वैसा हो गया। और अगर आपसे कोई गलती हो गई कि यार मैंने इतनी मेहनत करके ये स्टाइल सेलेक्ट किया था, ये तो मैंने इसको दोबारा ख़राब कर दिया, तो आपने कंट्रोल Z करना है तो ये दोबारा ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने कहा यार वही ठीक था, अभी कंट्रोल Z करने की ज़रूरत नहीं थी। कंट्रोल Z से अनडू होता है, यानी जो कार्रवाई की है वो ख़त्म हो जाएगी, अनडू हो जाएगा। यहाँ से भी अनडू कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार जो मैंने अनडू किया ये गलत किया, अनडू नहीं करना चाहिए था, तो आपको कंट्रोल Y करना चाहिए ताकि दोबारा रीडू हो जाए, ठीक है। अनडू और रीडू की आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर होम टैब के अंदर आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर भी हम जो है राइट अलाइन लेफ़्ट अलाइन की तो आपको समझ आ गई थी। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि जब भी बुक्स वगैरह में राइटिंग होती है तो ये तोड़ फोड़ नहीं हुई होती है। राइट साइड से बराबर लिखा होता है, इस साइड से ये बराबर आ रहा है, इस साइड से बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए जस्टिफाई किया जाता है। हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल J से जस्टिफाई होता है कीबोर्ड से, और यहाँ से ये बटन यूज़ होता है जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफाई हाई से ये बिल्कुल इसको फोर्सफुली जस्टिफाई करता है, और नॉर्मल जस्टिफाई के लिए आप जस्टिफाई यूज़ करें। और मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जस्टिफाई सिंपली वाला जो है जस्टिफाई, इसको यूज़ करें। इससे एक अच्छा जस्टिफाई होता है, बहुत ज़्यादा स्पेसेस इसके अंदर नहीं आते हैं। तो जस्टिफाई हो गया, राइट लाइन लेफ़्ट लाइन हो गया। इसके बाद जो यूज़फुल चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ से पैराग्राफ की स्पेसिंग सेट करें। यहाँ से आप इसकी मैनुअली भी कर सकते हैं। 1.0 पे करते हैं तो ये 1 की पैराग्राफ स्पेसिंग है। अगर आप डबल करना चाहें तो 2.0, 3.0, ट्रिपल। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल जो होता है वो 1.5 होता है, तो आपको 1.5 के ऊपर जो है वो अपना हमेशा टेक्स्ट रखना चाहिए। बाकी जो आपको ज़रूरत होगी उसके मुताबिक इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 3 पे नहीं है, कंट्रोल 5 पे इसको 1.5 पे आप कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद इस ऑप्शंस में जाना चाहते हैं तो इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं लाइन स्पेसिंग के। इसके अलाइनमेंट हमेशा लेफ़्ट होनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है। इसके बिफोर आफ्टर स्पेसिंग जो है वो अगर आप 0 कर देंगे तो
लाइन के बाद स्पेसिंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और इसको सिंगल करके मैं ज़ीरो करके दिखाता हूँ, ये बिल्कुल अब आपस में जुड़ा है। इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि ये पहले जैसा हो जाए। यहाँ पे आपको कुछ कस्टमाइज हेडिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को स्टाइल लग जाएगा और डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ये जो है ये सॉर्ट का है, इसके बारे में हम कोशिश करूँगा आगे चल के आपको बता दूँ। ये टेबल के अंदर यूज़ होता है डाटा को सॉर्ट करने के लिए। उसके अलावा ये जो है ये इंडेंट को के लिए यूज़ होता है, इसकी आपको अभी समझ नहीं आएगी, आगे चल के बताऊँगा। पैराग्राफ पे नंबरिंग लगाने के लिए ये नंबरिंग यूज़ होती है। बुलेट्स पे से अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे बुक के अंदर बुलेट्स बने हुए होते हैं। बुलेट्स के अलावा अगर आप नंबरिंग सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आपके पास नंबरिंग भी आ जाती है। नंबरिंग में डिफरेंट स्टाइल्स हैं। नंबरिंग रोमन लगा सकते हैं, ABC कैपिटल लगा सकते हैं, डिफरेंट किस्म के लगा सकते हैं। अगर आपको इनमें से पसंद नहीं आ रही तो डिफाइंड न्यू नंबर में फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की नंबरिंग लगा सकते हैं। 1 2 3 करके भी आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 इसी तरह अगर आप जब आगे एंटर करते जाएंगे तो 4 आ जाएगा और देन 5 आ जाएगा और इसी तरह से ये काउंटिंग चलती जाएगी जहाँ तक आप इसको एंटर करके लेके जाते जाएंगे। यहाँ तक होगी थोड़ी फॉर्मेटिंग की करवाई। अभी मेरा ख्याल है आपको थोड़ी पेपर की सेटिंग के बारे में बता दूँ, क्योंकि मेरे पास ये जो ऊपर स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो बेसिकली जब आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है तो जब आप एरियल इसका साइज़ टेक्स्ट का सिलेक्ट करते हैं तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होती है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ से आप पेपर का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिनस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे और आपके पास लास्ट कस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन भी आएगा अगर आपने कस्टम सेटिंग की है। अगर नहीं भी की तो आप यहाँ से, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जब भी आप सेटिंग करें तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करें। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की डिटेल के अंदर सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपने पेपर का साइज़ यहाँ से करूँगा A4। आपने हमेशा A4 पेपर के अंदर काम करना है अनलेस कि आपको ऑर्डर मिल जाए लीगल पेज के अंदर काम करने का। तो आपने जो 99% काम करना है वो A4 के अंदर ही करना है। ज़्यादातर काम A4 के अंदर ही होते हैं। A4 में पेपर साइज सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे प्रिंटर की ट्रे वगैरह है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। यह ऑप्शन प्रिंटर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। लेआउट के अंदर भी इतनी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेआउट सारी यहीं से कवर हो जाती है। ये जो मार्जिन है जो आपको मैं यहाँ से बता रहा था, ये जो टेक्स्ट होता है इसके साइड पे स्पेस होता है, टॉप पे स्पेस होता है, राइट पे स्पेस होता है, ये होते हैं मार्जिन, जो कि हम अपनी नोटबुक के अंदर भी बचपन में या अभी भी अगर आप नोटबुक मेंटेन करते हैं, कुछ लोग लिखते होंगे जो स्टूडेंट्स हैं, तो नोटबुक की साइड पे मार्जिन्स लगाए जाते हैं। इनकी भी एक स्पेसिंग होती है अपनी। ये अभी 1 इंच है बाय डिफ़ॉल्ट, तो 1 इंच बहुत ज़्यादा होती है तो मैं इसको 0.6 करूँगा। 0.6 0.6 0.6 यानी टॉप, राइट, लेफ़्ट, बॉटम सारे 0.6 में आपको इसको अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट 0.6 7 8 के अंदर ही होते हैं। 1 जो स्पेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इतनी आप जो मार्जिन हैं वो रखें, या फिर आपको कोई स्पेसिफिकली ऑर्डर मिलता है कि यार आप मुझे इतने मार्जिन पे आप काम करके दें, तो वो एक अलग चीज़ है, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो पेपर साइज़ है वो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं पेपर साइज़। ओरिएंटेशन में लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप में पेपर टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। पोर्ट्रेट के अंदर ये सीधा रहेगा। इस तरह से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। स्पेसिंग के अंदर वही चीज़ आ जाती है, लाइन स्पेसिंग। पेज बॉर्डर के अंदर आप पेज के ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा एक। और पेज कलर जो है वो बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। आप कलर ट्राई कर सकते हैं कोई भी कलर लगा के, इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। वाटरमार्क जो है अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल या इस तरह डू नॉट कॉपी, यहाँ से आप लगा के देख सकते हैं। डू नॉट कॉपी पता नहीं अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन प्रिंट के अंदर ये चीज़ काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखाई देती है और ये भी काफ़ी यूज़फुल है। अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि पहले वाली चीज़ सामने आ जाए। पेज लेआउट टैब के अंदर ज़्यादातर बताने वाली चीज़ें यही थी और इसके अंदर ब्रेक्स है। अभी मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेक्स के अंदर ब्रेक्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। लेकिन अभी चलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर, क्योंकि होम के बाद इंसर्ट की बारी है। इंसर्ट टैब के अंदर आपके पास पहली चीज़ आ जाती है कवर पेज। यहाँ तक मैंने अगर काम किया हुआ तो मुझे बाद में याद आता है कि यार मैंने तो एक कवर पेज लगाना था। जैसे बुक के ऊपर कवर पेज होता है, काफ़ी स्टाइलिश होता है, काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, उसके अंदर ग्राफिक्स यूज़ होती हैं, कुछ कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, पिक्चर वगैरह यूज़ होती है। तो यहाँ से आप सिंपली कवर पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास कुछ
बाय डिफ़ॉल्ट कलर पेज शो होंगे जो आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरे पास एक कलर पेज आ चुका है। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से देख सकें। यहाँ पे ये टाइटल आ जाता है, एडवांस्ड यूज़र, ठीक है। इसके बारे में आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये तरीका है कवर पेज बनाने का। अभी कवर पेज टॉप पे ये वाला आएगा, उसके बाद ये पेज जो मैंने काम किया वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इसी तरह अगर आप मुझे कवर पेज नहीं चाहिए, मैं Ctrl+Z करता हूँ ताकि कवर पेज चला जाए। ब्लैंक पेज आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, टॉप पे ब्लैंक पेज आ जाएगा। एक खाली पेज के ऊपर अपनी मर्ज़ी से टाइपिंग कर सकते हैं। पेज ब्रेक का ताल्लुक है कुछ चीज़ों के साथ। जैसे मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार इससे आगे जो राइटिंग है वो सारी शिफ्ट हो जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो मैं पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर सारी कार्रवाई शिफ्ट हो जाती है। Ctrl+Enter जो है वो यूज़ होता है कीबोर्ड से नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होने के लिए, और इस शिफ्टिंग को कहा जाता है पेज ब्रेक। Ctrl+Z करता हूँ ताकि मैं वापस ऊपर वाले पेज के ऊपर आ जाऊँ। और देन मैं आपको बताता हूँ टेबल के बारे में। टेबल बहुत ही यूज़फुल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। टेबल के बहुत फीचर हैं, टेबल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। टेबल के बगैर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो बिल्कुल अधूरा लगता है। तो जिस भी पेज के ऊपर आप होते हैं वहाँ पे भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना चाहते हैं तो 2-3 दफ़ा एंटर प्रेस करके भी नीचे जा सकते हैं, और डायरेक्टली Ctrl+Enter प्रेस करके पेज ब्रेक की मदद से आप नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक टेबल बना लिया जाए, और उसके लिए मैं कोई सबसे पहले हेडिंग दे देता हूँ। और लेट्स सपोज कि मैं हेडिंग देना भूल गया, और यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ। टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ से टेबल का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। यहाँ से आपके पास जो है वो सेल्स बने होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 1 बाय 1 यानी एक कॉलम एक रो। टेबल जो होता है वो इन खानों के मजमू को कहा जाता है, यानी काफ़ी सारे जो खाने बने हुए होते हैं, बॉक्स बने हुए, इनको कंबाइन करके टेबल कहते हैं। अब टेबल में होता क्या है कि ये जो है ये चीज़ ये रो है, और ये जो है ये चीज़ ये कॉलम है। रोज़ और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को टेबल कहते हैं, ठीक है। अभी टेबल के अंदर हम डिफरेंट राइटिंग्स करते हैं और वैल्यूज़ इनपुट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से आप टेबल को पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। बैक स्पेस की मदद से टेबल डिलीट हो जाता है। डिलीट बटन से टेबल डिलीट नहीं होता, बैक स्पेस के बटन से टेबल डिलीट होता है। तो टेबल जो ड्रा करने की लाने की शॉर्टकट कीज़ हैं वो हैं आल्ट प्रेस करके छोड़ देना है, ठीक है। फिर प्रेस करना है ए, और फिर इसको भी छोड़ देना, और फिर प्रेस करना है टी, सॉरी Alt A I T से टेबल आ गया। पूछ रहा है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए। मैं इसको बता देता हूँ मुझे 4 कॉलम्स चाहिए। पूछ रहा है रोज़ कितनी चाहिए, तो मैं सिर्फ 2 रोज़ मांगूंगा इससे, और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरे पास 4 कॉलम 2 रोज़ आ गई हैं, ठीक है। अभी मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट जो बॉक्स है उसके अंदर शिफ्ट हो जाऊँगा, नेक्स्ट कॉलम के अंदर शिफ्ट हो जाऊँगा। शिफ्ट टैब से मैं वापस पीछे आ जाऊँगा, तो मैं टैब करके आगे चलता जाऊँगा। जब एंड हो जाएगा टेबल का तो मैं फिर टैब प्रेस करूँगा तो एक नया सेल, नई लाइन क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से मैं टेबल को आगे लेके जा सकता हूँ। अभी जो मैंने जूम किया वो कंट्रोल और माउस की व्हील से जूम किया है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बताना भूल गया था। यहाँ पे मैं अभी कोई भी चीज़ टाइप कर लेता हूँ, जैसा कि है सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, ठीक है। अभी मुझे याद आई कि यार इसके ऊपर तो टाइटल भी देना था, यहाँ पे हेडिंग देनी थी। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यार क्लिक ही नहीं हो रहा। क्लिक करता हूँ तो हेडर के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पे टाइटल देने के लिए मैं इस लाइन के अंदर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा आल्ट प्रेस करके छोड़ देना है। अभी नेक्स्ट मैं दोबारा नहीं बताने वाला, क्योंकि रिपीटेशन से वीडियो का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो आल्ट की जो भी कमांड आएगी आल्ट को आपने प्रेस करके छोड़ देना है। आल्ट प्रेस करके छोड़ दिया, ए प्रेस करके छोड़ दिया, टी प्रेस किया तो यहाँ पे आपके पास स्पेस आ गया, इंसर्शन पॉइंट आ गया। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की हेडिंग दे सकते हैं, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, ठीक है। बैक स्पेस की मदद से टेक्स्ट डिलीट होता है, और जो है वापस पीछे जाते हैं आप डिलीट की मदद से आगे वाला टेक्स्ट डिलीट होता है। ये मैंने चीज़ इसलिए नहीं बताई कि ये क्योंकि बहुत से लोगों को पता है, एक कॉमन चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे जैसा बंदा होता है तो मैं इस चीज़ को रिवाइज़ कर देता होता हूँ।
तो आपने इस वर्ड को, 2 वर्ड्स हैं, इनको आपने सेलेक्ट कर दिया। अभी कंट्रोल ई की मदद से सेंटर में आ गया। शिफ्ट F3 की मदद से इसको कैपिटल किया गया। कंट्रोल बी की मदद से बोल्ड किया गया। कंट्रोल यू की मदद से अंडरलाइन किया गया। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, अभी ये हेडिंग थोड़ी प्रोमिनेंट हो गई है। उसके बाद अगर आप कहते हैं यार ये सीरियल नंबर वाला खाना बड़ा है, मैंने इसको छोटा करना है, तो इस तरह से लाइन से पकड़ के आप ड्रैग करेंगे तो ये खाना छोटा हो जाएगा। इस तरह से आप रोल नंबर का खाना भी छोटा कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 4:28 हो गए हैं सुबह के, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर तो पसंद आ रही है तो यहाँ पे इसको लाइक करें और यहीं पे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लेकिन ये चीज़ें वीडियो के अंदर मैं थोड़ी अवॉइड करता हूँ, इसलिए हम इसको आगे चलते हैं। यहाँ से इस लाइन को पकड़ के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज करें कि हमारा टेबल काफ़ी ख़राब हालत में, इस तरह से हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ को किस तरह से एडजस्ट किया जाए। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है टेबल को, पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है ऑटो फिट के अंदर। ऑटो फिट कंटेंट्स करना है। आपने ऑटो फिट विंडो कर देना। ऑटो फिट विंडो करेंगे ये खुद एंड तक पूरा हो जाएगा। फिर आपने जो छोटा करना है वो बीच में से छोटा कर सकते हैं कॉलम। इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करें इसको, कंट्रोल ई की मदद से सेंटर में आ जाएगा। टेबल वाला काम थोड़ा बारीकी वाला है, इसको समझ लेंगे तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ खानों को, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ऑटो नंबरिंग आती है। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे टाइप करूँ 1 2 3, तो इसके बजाय मेरा आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि यहाँ से इनको सेलेक्ट करें, ऑटो नंबर के ऊपर जाएं, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबर दे दें। अभी नंबर आप चाहते हैं सेंटर में आए तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं लेफ़्ट साइड पे जाए तो आप ये बटन यूज़ करेंगे डिक्रीज़ इंडेंट, तो ये लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। अभी रोल नंबर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है वो नीचे वाले तीर की मदद से कीबोर्ड से मैं नीचे आ रहा हूँ। आगे वाला जो तीर है उससे ये आगे चला जाएगा, और यहाँ पे आप फादर नेम एंटर कर सकते हैं। ये बेसिक तरीका है टेबल के अंदर काम करने का। ठीक है, इसका कोई इतनी बड़ी इसके अंदर साइंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको बोल्ड करते हैं तो ये प्रोमिनेंट करने वाली जो ट्रिक्स हैं वो आप सीखेंगे। यहाँ तक तो कार्रवाई टेबल के साथ काफ़ी सिंपल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और टेबल इंसर्ट करूँगा जिसके मुझे चाहिए 4 खाने चाहिए, और 4 मतलब कॉलम्स चाहिए, और 5 रोज चाहिए। तो जब इस तरह से टेबल मेरे सामने आ जाता है तो मैं इसके अंदर Alt+A+T प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास टाइटल भरने की जगह आती है, और टाइटल के मैं अंदर डाल देता हूँ मेडिसिन कंपनी। ठीक है, अभी मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ कीबोर्ड से, जैसा कि मैंने बताया था शिफ्ट और राइट वाले एरो से कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, तो साथ में कंट्रोल प्रेस करेंगे तो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल की मदद से आप पूरे वर्ड राइट लेफ़्ट जा सकते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट से आप पूरे 2 वर्ड्स 2 क्लिक में सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ई करें, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, शिफ्ट F3 से ये कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मज़ीद प्रोमिनेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाके वर्ड आर्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इसको प्रोमिनेंट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सिंपल वे में ही चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी सीरियल करता हूँ दोबारा से। इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट होने वाला, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टेबल के अंदर अभी मैं थोड़ा ज़्यादा बताऊँगा, तो आप इसको देखें सही एक मरतबा। नेम ऑफ मेडिसिन टैब प्रेस करूँगा, आगे चला जाऊँगा क्वांटिटी, और यहाँ पे मैं दूँगा अमाउंट, और फ़र्ज़ करें अमाउंट से आगे मैंने एक और खाना क्रिएट करना है, तो अभी आप कैसे बनाएंगे एक और सामने लाइन जिसके अंदर आप एक और कॉलम, यानी कि जिसके अंदर आप थोड़ा टेक्स्ट ऐड कर सकें। तो इसका तरीकाकार होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट। अभी ये राइट पे आ गया, और अब अमाउंट से पहले क्रिएट करना चाह रहे थे तो राइट क्लिक इंसर्ट ऑप्शन टू द लेफ़्ट, तो यहाँ लेफ़्ट पे आ जाता है, लेकिन मुझे राइट पे चाहिए तो मैं राइट क्लिक इंसर्ट कॉलम टू द राइट। ठीक है, लेकिन मैं इसका शॉर्टकट आपको बताता हूँ। अमाउंट वाले के अंदर क्लिक करके Alt+A+I+R, इस तरह से राइट पे एक
नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसको थोड़ा कम करने के लिए टाइम को, ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। अभी रिमार्क्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, और इस सब को मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद जो है इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग करूँगा बस। यहाँ पे मैं पहले की तरह ऑटो नंबर लगाऊंगा, और ऑटो नंबर लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा लेफ़्ट अलाइन कर लूँगा। लेफ़्ट अलाइन करने के बाद मैं यहाँ पे मेडिसिन्स के मुझे इतना नाम आते नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको मिसाल देने के लिए फ़र्ज़ करें कि कुछ मेडिसिन्स के नाम मैंने लिख दिए, आगे इनकी क्वांटिटी लिख ली है। अब यहाँ पे आप कुछ भी शो कर रहे हैं, बेशक स्टॉक शो कर रहे हैं, बेशक अपनी सेल्स शो कर रहे हैं। मेडिसिन कंपनी क्लोजिंग स्टॉक, फ़र्ज़ करें कि आज शाम का हमारे पास ये स्टॉक बच गया, हमें उसकी डिटेल बनानी है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हमें क्या फ़ायदा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिटेल बनाने का, हमें क्या हेल्प मिलती है, किस तरह से हम फास्ट काम कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल ई से मैंने इसको सेंटर में किया, ठीक है। अमाउंट के अंदर आप दे सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे रेट ऐड करना भूल गया हूँ, तो क्वांटिटी और अमाउंट के दरम्यान मैंने एक ऐड करना है, तो ALT इसकी मदद से मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ऐड किया, तो मैंने लगा दिया रेट। अभी जो लाइसोबिट है इसको मैंने लगा दिया 153 रेट लगा दिया, नीचे वाले को मैंने लगा दिया 140, 160, 170, इस तरह से मैंने रेट लगा दिए, और इनको मैं सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, साथ साथ में फॉर्मेटिंग भी करता जा रहा हूँ ताकि मुझे बाद में मेहनत ना करनी पड़े। तो अभी मैंने इसका अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिक निकालना चाहता हूँ, तो ये वो चीज़ है जो मैं बेसिकली आपको सिखाना चाह रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप इसको समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ पे आपने करना है Alt AO में आपके पास फार्मूला आ जाएगा। फार्मूले के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है, जब भी सम हो रहा है लेफ़्ट वाला, यानी ये ऐड हो जाएगा, लेकिन हमने इसको ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई के लिए फार्मूला यूज़ होता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट पे आप इसको ओके करेंगे तो ये इसका ऑटोमेटिकली अमाउंट निकल आई है 49, ठीक है। यहाँ पे आपको वो फार्मूला अगर आप दोबारा लगाना चाहते हैं Alt AO, यहाँ पे आप दोबारा लिखेंगे प्रोडक्ट, सॉरी ऊपर वाले का प्रोडक्ट निकल आया गलती से, मैं इसको लगाऊंगा Alt AO। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आपने देनी है लेफ़्ट, और यहाँ पे मैंने देना है प्रोडक्ट। इस तरह से आप इन सब का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 500 आ गया, यहाँ पे 400 आ गया, बस ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल्स देनी है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लगाना है टोटल। अब टोटल के लिए मुझे नीचे एक और लाइन ऐड करनी है। एक और लाइन में कैसे ऐड करूँगा, यहाँ से मैं कीबोर्ड से आखिरी खाने में रख के टैब दबाऊँगा तब भी एक लाइन ऐड हो जाएगी, और यहाँ साइड पर क्लिक करके मैं एंटर करूँगा तब भी एक लाइन ऐड हो जाएगी। एक लाइन ऐड होगी, यहाँ पर मैंने लिखना है टोटल, ठीक है। टोटल के अंदर मैंने इसका करना है टोटल ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा Alt AO। Alt AO से वो फार्मूला बार दोबारा आ गया। इसको मैनुअल लाने का तरीका है, लेआउट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फार्मूला बार मिल जाएगा, और ये लेआउट सिर्फ उस वक्त आता है जब आप टेबल के अंदर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने अमाउंट का टोटल निकालना है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, लेआउट के अंदर जाऊँगा, फार्मूला के अंदर यहाँ पे आ रहा है सम अबव। सम का मतलब है ऐड करना, और अबव मतलब ऊपर वाले, तो मैं ओके करूँगा तो ये सब का ऐड होके ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक बेसिक फार्मूला था, जो दो बेसिक फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, प्रोडक्ट और सम, यानी मल्टीप्लाई और ऐड का फार्मूला मैंने आपको बताया। अभी इसमें एक चीज़ है कि ये जो सीरियल आ रहा है यहाँ पे 5, टोटल के ऊपर सीरियल नहीं आना चाहिए था, तो मैं ये लाइन भी वैसे ही आ रही है खाली खाने, तो मैं इनको चाहता हूँ कि मर्ज कर दूँ, मिक्स कर दूँ, इकट्ठा कर दूँ। मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ माउस से, और यहाँ पे मैं जाता हूँ लेआउट के अंदर, तो यहाँ पे मुझे मिलता है मर्ज का ऑप्शन। मर्ज के ऑप्शन से ये सारे खाने मिक्स हो गए हैं। फिर मैं कंट्रोल L करता हूँ तो इसको सेंटर में ले आता हूँ, इसके पीछे रख के यहाँ पे कंट्रोल टैब दबाता हूँ तो ये आगे आ जाता है। अगर मैं सिर्फ टैब दबाऊँगा तो अगले सेल में चला जाएगा। अगर इसको आगे मूव करवाना है थोड़ा सा, तो मैं कंट्रोल टैब की मदद से इसको आगे शिफ्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी जो है वो आप देख सकते हैं कि खाने मिक्स हो गए, और वो कैसे हुए वो मैंने यहाँ से किए मर्ज सेल से, और कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो Alt AM प्रेस करें। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं मर्ज। अभी कंट्रोल B से बोल्ड होगा, और अभी अगर फ़र्ज़ करें कि आप स्प्लिट करना चाहते हैं, मर्ज किया, तो अगर आप कहते हैं इसको मैंने वापस हिस्सों में तोड़ना है, तो स्प्लिट सेल्स पे जाएंगे, आप वो पूछते हैं कितने हिस्सों में तोड़ना है, तो आप कहते हैं 2 हिस्सों में, तो ठीक है, स्प्लिट यहाँ पे 2 का लग जाएगा।
आपके पास इस तरह से खाना बन जाएगा। अगर आप कहते हैं कि इसको दोबारा से वो मैंने ख़त्म करना है तो Alt+A+M से ये दोबारा से मर्ज हो जाएगा। अभी आप कहते हैं कि इसको थोड़ा मैंने और प्रोमिनेंट करना है तो उसका आसान तरीका ये है कि Ctrl+2 प्रेस करें तो इसकी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। Ctrl+5 से थोड़ी मुनासिब हो जाएगी, जहाँ पे आपको मुनासिब लगे आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो गया तरीका थोड़ा बहुत टेबल को हैंडल करने का। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये जो नो मेडिसिन और अल्फ़ा मेडिसिन है ये अलग टेबल के अंदर आनी चाहिए थी, ये एक अलग हिसाब किताब था। तो या फिर आप कहते हैं कि पैनाडोल के नीचे एक और मेडिसिन आनी चाहिए, तो इसके नीचे अब यहाँ पे खाना कैसे ऐड होगा, उसका एक तरीका यह है कि यहाँ पे क्लिक करके आप इंसर्ट में जाएं और बिलो वाला ऑप्शन चूज़ करें। तो यहाँ पे अबव या बिलो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने गलती से अबव कर दिया, तो उस अबव वाले को नीचे कैसे शिफ्ट करवाया जाए, उसके लिए Alt शिफ्ट और नीचे वाला एरो आपने तीनों बटन एक साथ प्रेस करने हैं। इस तरह से आप इसको मूव करवा सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप टेक्स्ट को कैसे मूव करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक हेडिंग है, इसी को मैं मूव करवा सकता हूँ। किसी भी लाइन पूरी रो को मैं मूव करवा सकता हूँ Alt शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से या अप एरो की मदद से, ठीक है। अभी मैं पैनाडोल के नीचे आ जाता हूँ और इसको लाइन पूरी को उड़ाना हो तो मैं यहाँ पे उल्टा तीर जहाँ पे आता है यहाँ पे मैं बैक स्पेस क्लिक करूँगा तो ये पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। अभी लाइन यहाँ पे एक और ऐड करने का, रो ऐड करने का ईजीएस्ट वे ये है कि यहाँ पे आप क्लिक करें और एंटर प्रेस कर दें तो ये लाइन क्रिएट होगी, रो क्रिएट होगी। कैसे, यहाँ एंड पे क्लिक किया, टेबल के बाहर यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो ये यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो जाती है, जहाँ से आप यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं टेबल को तोड़ दूँ दो हिस्सों में, तो Alt+A+T प्रेस करेंगे अलग अलग, तो इस तरह से ये टेबल टूट जाएगा। अगर आप इसको याद नहीं रखते शॉर्टकट कीज़ को तो आप लेआउट में जाएंगे, यहाँ से आप स्प्लिट सेल्स करेंगे तो स्प्लिट टेबल करेंगे तो टेबल टूट जाएगा। ये मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, और वो थी अगर मैं किसी की लाइन को डिलीट करता हूँ तो उसका एक तरीका ये भी है कि मैं Alt+A+D+R प्रेस करता हूँ अलग अलग, Alt+A+D+R अलग अलग, इस तरह से ये लाइन डिलीट हो जाती है। जितनी सेलेक्ट की हुई होंगी उतनी डिलीट हो जाएंगी। ये सारी सेलेक्ट की हैं, Alt+A+D+R की है सारी सेलेक्ट, Ctrl+Z से ये सारी वापस आ जाएंगी। तो इस तरह से हम लाइंस को डिलीट कर सकते हैं और वापस ला सकते हैं। कि टेबल पे अभी तक काफ़ी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इसके ये जो बॉर्डर्स आ रहे हैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आप इनको गाढ़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक किया, पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे आपके पास बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, बॉर्डर एंड शेडिंग आ रहा है। यहाँ पे आप बॉर्डर लेफ़्ट वाला ख़त्म करना हो या लेफ़्ट वाला गाढ़ा करना हो, जैसा भी आप बॉर्डर लगाना चाहिए यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। मज़ीद इसकी कस्टमाइजेशन आपने करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर जाएं, यहाँ से अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर सेलेक्ट करें और ओके करें तो तमाम बॉर्डर वही वाला आ जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको जैसे सूटेबल करे आप लगे वैसा आप चूज़ करें, ठीक है। आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, किस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो टेबल के अंदर एक और चीज़ बताने वाली ये है कि अगर आप सारे बॉर्डर को गायब करना चाहें तो नो बॉर्डर कर दें। नो बॉर्डर के ऊपर हमें कोई टेबल दिखाई नहीं देता, तो फिर भी अगर आपने देखना हो कि यार लाइन थी कहाँ पर, तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जाके व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करना है। तो ये सिर्फ शो करेगा कि टेबल कहाँ पे, और ये आपके पास प्रिंटिंग में नहीं आएगा, सिर्फ शो हो रहा है कि यहाँ पे टेबल है। इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस तरह से टेबल की सेटिंग जो है वो इजीली आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि यार ये जो फ़र्ज़ करें यहाँ से आपने इसको टेबल को रिमूव करना है, तो ये लाइन्स शो हो रही हैं। आप फ़र्ज़ करें कि आप किसी जगह से टेबल को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास इरेज़र टूल आएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से टेबल का बॉर्डर रिमूव होगा, और बीच में क्लिक करने से टेबल रिमूव हो रहा है, टेबल ही रिमूव हो रहा है। टेबल का सिर्फ बॉर्डर नहीं रिमूव हो रहा, टेबल ही रिमूव हो रहा है। तो अगर आप ड्रा करना चाहते हैं दोबारा तो ड्रा का बटन यूज़ करके ड्रा कर सकते हैं।
अच्छा, ये जो भी रेज़र या आपने पेंसिल टूल ली हुई है, इसे दोबारा जान छुड़ाने के लिए आप एस्केप का बटन यूज़ कर सकते हैं। इससे वो डिसेबल हो जाती है, वापस ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इंसर्ट टैब के बारे में भी हम बात कर रहे थे। इंसर्ट टैब के बारे अंदर हमने टेबल के बारे में काफ़ी कुछ जाना। टेबल के बाद अब हम चलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर के ऊपर। पिक्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ फ़र्ज़ करें पैराग्राफ के अंदर हम एक पिक्चर लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे। पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये पिक्चर में ले आया तो ये बहुत बड़ी आ गई है, ठीक है। अभी इसकी एडजस्टमेंट करनी है थोड़े से इसके अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, तो वीडियो को आगे ना करें, बस इसको थोड़ा सा देख लें। ये इसके नोड्स आती हैं, जहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं तीर के, वहाँ पे आप इसको पकड़ के छोटा करते हैं तो ये एक तरीक़ाकार इसका ये है कि ये पैराग्राफ के दरमियान में आ गई, ठीक है। इसको अप राइट करते हैं नहीं जाती, लेफ़्ट करते हैं नहीं जाती इतना ख़ास, ऊपर करते हैं इतना जैसा कि हम मूव करते हैं उस तरह से नहीं जाती। तो आप इसको राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में से टाइट कर सकते हैं। टाइट करके इसको आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएंगे ये टेक्स्ट के साथ एडजस्ट हो जाएगी। कंट्रोल जे के बारे में आपको मैंने बताया था, जस्टिफाई। जब पिक्चर आप लगाएंगे तो कंट्रोल जे करके इसको जस्टिफाई करेंगे तो टेक्स्ट बड़े मज़े से इसके साथ स्मूथली चलेगा, ठीक है। यहाँ से भी टेक्स्ट बराबर, यहाँ से भी बराबर और यहाँ से भी, इस तरह से टेक्स्ट बड़ा आला चलेगा इस तस्वीर के साथ। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एडजस्ट होता है, जैसा कि बुक्स के अंदर एडजस्ट होता है। पिक को छोटा करेंगे तो टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंगली इसके बराबर एडजस्ट हो जाएगा। अगर इसके अलावा हम यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं और रैप टेक्स्ट के अंदर हमें मिलता है थ्रू का ऑप्शन, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो सेम चीज़ है, ये भी टॉप एंड बॉटम करते हैं तो ऊपर नीचे हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है बिहाइंड द टेक्स्ट में, और टेक्स्ट के पीछे चली जाती है पिक्चर। सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट यूज़फुल है वो है टाइट। मैं टाइट का ऑप्शन हमेशा यूज़ करता हूँ पिक्चर को यूज़ करते हुए, या फिर मैं इसको यूज़ करता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये टेक्स्ट के ऊपर अब इसको उठा के कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हैं, लेकिन टाइट जो है वो टेक्स्ट के अंदर यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप पिक्चर के ऊपर आई गए हैं तो पिक्चर के बारे में मज़ीद बात करते हैं। फॉर्मेट के ऊपर अगर आप आएंगे तो पिक्चर की करेक्शन की जा सकती है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है, कलर के अंदर चेंजिंग अरिस्टिक इफेक्ट्स हैं कुछ, आप अपनी मर्ज़ी से चेक कर सकते हैं, जो आपको मज़े का लगे वो रख सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर में होता ही है कि अभी ये पिक्चर काफ़ी बड़ी थी जिसकी वजह से फ़ाइल का साइज़ हैवी हो रहा था। अगर मैं ज़्यादा पिक्चर यूज़ करूँगा तो मेरी फ़ाइल काफ़ी हैवी हो जाएगी, तो मैं इसको कंप्रेस करता हूँ और इस तरह से फ़ाइल जो है मेरी वो उसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं फ्रेम वगैरह के, बिल्कुल उस तरह के ऑप्शन हैं जैसे बुक्स के अंदर तस्वीरें बनी हुई होती हैं। इसका शेडो आ गया, मुख्तलिफ इफ़ेक्ट हैं। अभी इसकी ये जो रिफ्लेक्शन है नीचे वो बनी हुई आ रही है, जैसे पानी के अंदर बनी आती है। ये ब्लैक फ्रेम है, इसके अंदर आप इसको पिक्चर बॉर्डर के अंदर जाके वेट दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, जितना आप चाहें उस तरह से बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर को कलर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। उसके अलावा पिक्चर के इफ़ेक्ट में रिफ्लेक्शन, ग्लो, डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन है, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। मैं एक एक लगा के दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना था वो मैंने दे दिया। उसके अलावा पिक्चर की पोजीशन में जाके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि बॉटम में आएगी, राइट में आएगी, सेंटर में आएगी, लेफ़्ट में आएगी, कैसे आएगी। तो यहाँ पे आप पिक्चर की सेटिंग कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, बैकवर्ड, ये यूज़ होती है जब ज़्यादा इमेजेस यूज़ हों और 2-3 तस्वीरें इकट्ठी हैं, तो इस तस्वीर को उसके बैक में लेके जाने के लिए बैकवर्ड या बैक की कमांड यूज़ होगी। रोटेशन से ये रोटेट होगी। और क्रॉप की टूल बहुत यूज़फुल है, इससे आप तस्वीर को क्रॉप कर सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए तो एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है कि आपको किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर जाना नहीं पड़ता। जो इमेज आप यहाँ लाए हैं उसको वहीं पे आपने क्रॉप कर लिया। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये इमेज यहीं पे क्रॉप होगी। कंट्रोल Z करूँगा ताकि मेरे सामने फुल इमेज वापस आ जाए, ठीक है। तो एस्केप करूँगा ताकि मेरी इस क्रॉप के झंझट से जान छूट जाए। तो ये होगी पिक्चर के साथ की जाने वाली कार्रवाई। पिक्चर के बाद यहाँ पे हमारे पास आते हैं क्लिप पार्ट। क्लिप पार्ट के अंदर हम यहाँ पे गो करते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं डॉक्टर के अंदर आपके पास डॉक्टर आ गया। डॉक्टर साहब को आप उठा के यहाँ ले, ठीक है। इनके साथ भी आप वही कार्रवाई कर सकते हैं। फॉर्मेट के ऊपर जाके रैप टेक्स्ट में से टाइट करेंगे तो टेक्स्ट इनके आसपास आ जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ।
तो इस तरह से टेक्स्ट जो है वो इनको कहते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में ये सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से पिक्चर्स मौजूद होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। यहाँ से अगर इसको टेक्स्ट को रिमूव करके सिंपली वो करते हैं तो आपके पास ऑल इमेजेस आ जाती हैं, इसमें से आप कोई भी उठा के यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हो गई इंसर्ट की बात। और फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपके पास डिफरेंट शेप्स आती हैं। इनकी आप कलर चेंज कर सकते हैं, इनकी आउटलाइन को कलर दे सकते हैं, आउटलाइन का वेट बढ़ा सकते हैं। और इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। इस तरह से डिफरेंट शेप्स आपके पास आ जाती हैं। इसकी आप खुद से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि शेप ड्रॉ करना कोई मुश्किल बात है या मुझे इसके ऊपर मज़ीद एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख कर ही समझ रहे होंगे कि शेप कैसे ड्रॉ हो रही है। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर शेप इजीली ड्रॉ की जाती हैं, तो आप यहाँ से इजीली अपनी मनपसंद शेप या जो आपको ज़रूरत हो वो शेप आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई शेप्स की कार्रवाई। शेप के बाद हाँ, और एक ज़रूरी बात, शेप के अंदर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं दिस। इस तरह से आप यहाँ पे इस पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर सेम उसी तरीके से चेंज होगा जैसा कि आपको मैंने पहले बताया तरीकाकार। तो इसी तरीके से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं जैसा कि आपको मुनासिब लगे। और शेप के बाद टेक्स्ट इंसर्ट टैब में हमारे पास आ जाता है स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। स्मार्ट आर्ट के अंदर आपके पास फ़र्ज़ करें जैसा कि बुक्स के अंदर हायरार्की वगैरह बनी होती है, साइकिल बनी होती है, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और मैं आपको बस एक ही सिंपल वाला लगा के दिखाता हूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको ज़रूर चेक करें, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। मेरे पास अभी कुछ है नहीं टाइप करने के, तो मैं एग्जांपल देने के लिए 1 2 4 5 इस तरह से आप ये जो खाने हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि जब इसके साइज़ को आप छोटा बड़ा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फॉर्मेट के ऊपर जाके वो टाइट वाली कार्रवाई इसके साथ भी आप कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ आप चाहें। अलाइनमेंट का ऑप्शन भी एक हमारे पास यूज़ होता है। फॉर्मेट में जाके आप इसको अलाइन कर सकते हैं, सेंटर, टॉप, बॉटम। ये शेप के लिए एप्लीकेबल होगा। आप सेंटर में इसको कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप चाहें इसको सेट कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट चार्ट का मैंने थोड़ा सा बताया है, ज़्यादा मैंने इसको कभी यूज़ किया नहीं है। अगर आप करना चाहें तो ये स्मार्ट आर्ट के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप कोई भी जाके सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इंसर्ट के बाद अंदर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है चार्ट। चार्ट जो है वो डाटा शो करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस आपने देखे होंगे, उसके अंदर डाटा शो किया जाता है कि किस बॉलर ने कितने आउट किए और किस क्रिकेटर ने किस बैट्समैन ने कितनी शॉट्स लगाई और स्कोर बनाए किस ओवर में। वो सारा यहाँ पे डाटा टाइप किया जाता है और वो यहाँ पे आपके पास एक्सेल की विंडो खुल जाती है। यहाँ पे आप इस डाटा को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप सिंपली यहाँ से इसको क्लोज़ करेंगे तो ये यहाँ पे इसका लेजेंड बना हुआ आएगा साइड पे कि कौन सा कलर किस चीज़ को शो कर रहा है। सीरीज़ 3 को ये शो कर रहा है, कैटेगरी 4 को ये शो कर रहा है। इसके ऊपर आप मेहनत कर सकते हैं मज़ीद। अगर इसको डबल क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपके पास बॉर्डर वगैरह कलर वगैरह का इसका ऑप्शन आएगा, चेंज कर सकते हैं। और उसकी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इस चीज़ को इतना नहीं छेड़ता, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद हम इंसर्ट के हवाले से मज़ीद आगे कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। जो चीज़ है यूज़फुल वो है टेक्स्ट बॉक्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, जिसका मैं तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। कहीं भी आपको चीज़ को टेक्स्ट को एडजस्ट करवाना हो तो टेक्स्ट बॉक्स को उठा कर लगा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ईज़िली टाइपिंग हो जाती है, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स को आप इस तरह से छोटा या बड़ा या एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप पूरे का पूरा पैराग्राफ भी उठा के रख दें तो आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप इस पर अपनी मर्ज़ी का फिर आप बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। कंट्रोल A करके कंट्रोल J करूँगा ताकि इसकी दोनों साइड से बराबर हो जाए।
और इस तरह से बॉक्स का जो है वो कलर भी आप फॉर्मेट के अंदर जाके फिल के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। और इसकी आउटलाइन जो है वो उसी तरीके से आप इसकी आउटलाइन ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मोर लाइंस के अंदर जाकर आपको मज़ीद ऑप्शन मिलते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकते हैं आपकी डिज़ाइनिंग के लिए। वेट इसका अगर आप जितना ज़्यादा करेंगे शेप का, उतनी ये आपको बॉर्डर का वेट जितना ज़्यादा करेंगे उतना बॉर्डर आपको अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। जितना आपको मुनासिब लगे इसका बॉर्डर का साइज़ आप इंक्रीज़ करवा लें। हेडर और फुटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ होती हैं। कंट्रोल होम की मदद से मैं डॉक्यूमेंट के टॉप पे हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट में इस वक्त 5 पेजेस है और मैं पेज 1 के ऊपर मौजूद हूँ। अगर मैं आखिरी पेज पे जाना चाहूँ तो मैं कंट्रोल एंड का बटन यूज़ करूँगा और मैं 5th पेज पे पहुँच आया हूँ। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करने की मदद से नीचे जा सकता हूँ। कंट्रोल एंटर से मैं नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ जो कि एक नया पेज क्रिएट होता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पेज हेडर और फुटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं इंसर्ट के अंदर हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ हेडर के अंदर। हेडर के अंदर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नॉट फॉर सेल। जैसा कि पंजाब टेक्स्ट बुक या इस तरह जो किताबें होती हैं जो फ्री में मिलती हैं उनके ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर सेल। अब हेडर के अंदर ये होता है कि हेडर हर पेज के टॉप के ऊपर टेक्स्ट ले आता है। सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, यहाँ से आप शेप्स भी उठा के या पिक्चर्स भी उठा के हेडर के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हेडर का यूज़ टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ नॉट फॉर सेल ये हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली आ गया है। सेम इसी तरीके से फुटर का यूज़ होता है। डिफरेंस ये है कि फुटर जो है वो बॉटम के अंदर होता है। बॉटम के अंदर मैं लिख दूंगा एस्केप दबाऊंगा तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। एडवांस यूज़र मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब तमाम पेजेस के ऊपर एडवांस यूज़र टाइप हो गए। डबल क्लिक करके आप इसको कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक करके आप इसको कंट्रोल बी करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसके अंदर सर्टन चेंजेस कर सकते हैं आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अभी ये देख सकते हैं मैं उस पेज पे आया हूँ तो यहाँ पे भी एडवांस यूज़र टाइप है, यहाँ पे भी एडवांस यूज़र टाइप हुआ है। तो अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से इसको डिलीट करेंगे तो ये तमाम पेजेस के ऊपर से डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल होम करता हूँ, मैं दोबारा से पेज के टॉप के ऊपर आ जाता हूँ। और एक और यूज़फुल चीज़ बताता हूँ मैं आपको। मेरे डॉक्यूमेंट में जितना भी मटेरियल है मैं सबको अगर डिलीट करना चाहूँ तो कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाऊंगा। सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, मैंने डिलीट प्रेस किया, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर से हर चीज़ डिलीट होगी। मेरे पास एक पेज है और एक पेज पे मेरे पास कोई भी टेक्स्ट नहीं है। ये था पूरे डॉक्यूमेंट का कबाड़ा करने का तरीका। कंट्रोल Z करेंगे तो वापस पुरानी स्टेट के अंदर आपका डाटा सारा वापस आ जाएगा। प्रो टिप ये है कि आप डॉक्यूमेंट को हमेशा साथ साथ सेव करते रहा करें। मेरा ख्याल है कि मैंने अभी तक इसको सेव नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको ओपन करते साथ सेव करना है। कंट्रोल S प्रेस करने से आप इसको सेव कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को लाजमी सेव करते रहा करें साथ साथ। मैं इस वक्त लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इतनी सेव की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें बैटरी की फैसिलिटी है और फाइल ज़ाया नहीं होती। लेकिन आपने सेव की इस कमांड को भूलना नहीं है। कंट्रोल S से इसको लाजमी साथ साथ फाइल को हमेशा सेव करते रहना है। अभी हो गया इंसर्ट में जाकर हमने कर लिया हेडर फुटर। अब बात आ जाती है पेज नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है। ये पेज नंबर हेडर फुटर की तरह इजी नहीं है। पेज नंबर के अंदर जाकर आपने लगा दिया टॉप ऑफ द पेज। जी हाँ, ये पेज नंबर लग गया। ठीक है, 1 2 3 ठीक है। अब मैं एंड तक जाता हूँ, तमाम पेजेस के ऊपर पेज नंबर लग चुका है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे डिलीट प्रेस करता हूँ ताकि ऊपर नीचे वाला टेक्स्ट ऊपर आ जाए। अच्छा, आपको कोई कहता है कि पेज 1 को तो नंबर देना ही नहीं था या फिर देना था तो रोमन नंबर देना था। पेज जो नंबरिंग स्टार्ट होनी थी वो पेज 2 के बजाय यहाँ पे 1 आना चाहिए। ये है थोड़ा टेक्निकल तरीका, लेकिन इतना भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने पेज 1 के ऊपर आना है, इसके एंड के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक करना है। पेज लेआउट के अंदर जाके आपने ब्रेक्स को यूज़ करना है। ब्रेक में जाके आपने कंटिन्यूस ब्रेक लगा देनी है। कंटिन्यूस ब्रेक से ये आ जाएगा, कंटिन्यूस ब्रेक से ये आ जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे डिलीट प्रेस करता हूँ ताकि एक लाइन जो एक्स्ट्रा थी वो रिमूव हो जाए। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। ये लिंक्ड है प्रीवियस से, मैं इसका लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रीवियस से इसका लिंक ख़त्म हो जाएगा। अब मैं पहले पेज पे आके 1 को डिलीट करता हूँ
ठीक है। तो मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ तो 2 को कुछ भी नहीं हुआ, 2 अपनी जगह वहीं पे कांस्टेंट है। मैं 1 पे आता हूँ वापस, यहाँ पे मैं इंसर्ट पेज नंबर में जाके मैं टॉप ऑफ द पेज कोई भी नंबर लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल ई करता हूँ, सेंटर में आ जाता है 1 और 2 अपनी जगह वहीं पे मौजूद है। अगर मैं चाहूँ तो पेज नंबर में जाके फॉर्मेट पेज नंबर्स पे जाके यहाँ से रोमन काउंटिंग दे दूँ या कोई भी अपनी मर्ज़ी के दे देता हूँ। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके हेडर को एडिट करता हूँ। पेज नंबर में जाके मैं टॉप ऑफ द पेज यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 1 है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ फॉर्मेट पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर में जाकर मैं दे देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट एट, फ़र्ज़ करें आप 4 से स्टार्ट करवा दें इसको, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पेज नंबर डिफ़र करने की जो टेक्निक है ये थोड़ी टेक्निकल हो जाती है, कभी कभी इंसान भूल जाता है। तो आप इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इस पेज पे क्लिक करके आप पेज लेआउट पे गए, ब्रेक्स में जाके आपने कंटिन्यूस की ब्रेक लगा दी, ठीक है। जब नेक्स्ट पेज पे ये आ गया तो यहाँ पे आपने क्लिक करके लिंक टू प्रीवियस का लिंक तोड़ दिया। अब इसके ऊपर यहाँ पे आप हेडर को बेशक उड़ा दें, बेशक इसकी पेज नंबरिंग को उड़ा दें, आपका लिंक इस पेज से टूट गया। एक और चीज़ होती है कि अक्सर हम कहते हैं कि यार ये जो फर्स्ट पेज है ये पोर्ट्रेट ठीक है, सेकंड पेज को मैंने लैंडस्केप करना है। अब मैं पेज लेआउट में जाता हूँ, इसको पेज को मैं करता हूँ ओरिएंटेशन को लैंडस्केप। पहले पेज को ब्रेक लगी हुई थी इसलिए पहले 2 पेज नहीं हुए, लेकिन 4, 5, 6 ये सारे के सारे जो हैं लैंडस्केप हो गए, जबकि मैं चाहता था पेज 2 को सिर्फ लैंडस्केप करना। मैं पेज 2 पे वापस आया, पेज लेआउट में जाके पेज सेटअप पे जाके मैं इस ऑप्शन के अंदर गया, यहाँ से मैंने कर दिया लैंडस्केप और इसको मैंने किया दिस पॉइंट फॉरवर्ड। दिस पॉइंट फॉरवर्ड से सिर्फ ये वाला पेज मेरे पास आया है लैंडस्केप में। इस पर कोई चीज़ ख़राब होती है तो आप इसको सेट कर लें, लेकिन ये पेज मुझे लैंडस्केप में नहीं चाहिए था। मैं वापस इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं करता हूँ पोर्ट्रेट और यहाँ मैं करता हूँ दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी इससे आगे आगे जो मुझे पेज चाहिए वो मुझे दोबारा पोर्ट्रेट के अंदर चाहिए। ये थी टेक्निक पोर्ट्रेट लैंडस्केप की। मैं कंट्रोल Z करके दोबारा पीछे चला जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास पोर्ट्रेट पेजेस दोबारा से वापस आ चुके हैं। एक और चीज़ हमारे पास यूज़ होती है कॉलम। पेज लेआउट के अंदर ही आपके पास आता है इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन। यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप मौजूद हैं, आपने अक्सर देखा होगा अखबार वगैरह के अंदर कॉलम होते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे इसके अंदर बनते हैं। कॉलम के अंदर आपने जाना है, यहाँ पे आप सिंपली 2 करेंगे तो 2 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। आपने जो भी कॉपी किया हुआ है टेक्स्ट, लेट्स सपोज कि ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया हुआ था, यहाँ कॉलम बना हुआ। कॉलम की निशानी ये है कि यहाँ पे दरमियान में ये गटर आ जाता है, गटर मीन्स स्पेस आ जाता है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल V करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 कॉलम्स के अंदर डाटा आएगा, लेकिन मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पे मैं मैनुअली टाइप करता चला जाता हूँ। अभी ये यहीं से नेक्स्ट पे कॉलम के अंदर शिफ्ट होता जा रहा है और वहीं से आगे कार्रवाई चलती जा रही है। दरमियान में जो स्पेस है वो वहीं का वहीं स्पेस मौजूद है। इस तरह से स्पेस आपने देखे होंगे कि न्यूज़पेपर्स वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ज़बरदस्त आपको देखने की मिल जाएगी एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे आपको कॉलम देखने को मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह के जस्टिफाइड कॉलम। तो ये था तरीका कॉलम ऐड करने का। कॉलम को मज़ीद अगर आप बेहतर तरीके से ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस कॉलम के अंदर यहाँ पे आप चले जाएं मोर कॉलम्स के अंदर, यहाँ पे आप 2 करें, यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड करें। यहाँ से जो कॉलम बनता है वो बहुत ही कमाल का बनता है। अभी आप जो भी टाइप करते रहेंगे इसी कॉलम के अंदर टाइप होगा, नेक्स्ट कॉलम के अंदर वो नहीं जा रहा। जहाँ से आप टाइप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर तब ये नेक्स्ट कॉलम के अंदर शिफ्ट होगा। और ये बेस्ट प्रैक्टिस है कॉलम के अंदर काम करने की। पहले फर्स्ट कॉलम के अंदर काम किया, अभी सेकंड के अंदर। अभी मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ, जस्टिफाई कर लिया, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे 2 कॉलम्स के अंदर काम हो रहा है। अब कॉलम से जान कैसे छुड़ाई जाए। कॉलम से जान छुड़ाने का तरीका ये है कि आप दोबारा इसके अंदर जाएं, यहाँ से आपने 1 पे क्लिक नहीं करना, मोर कॉलम्स पे जाना है, 1 पे क्लिक करके दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना है ताकि वो वाले कॉलम्स वहीं पे कांस्टेंट रहेंगे और यहाँ से आपके पास कॉलम टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जो थे वो कॉलम था और यहाँ से आगे वापस कॉलम ख़त्म हो गया, प्लेन टेक्स्ट चला जा रहा है। एक और चीज़ होती है ड्रॉप कैप, जो कि कॉलम के स्टार्ट का जो पहला लफ्ज़ होता है वो बहुत
बड़ा लिखा हुआ होता है और वो मैंने आपको नहीं बताया। आप पहले वो लफ्ज़ पे स्टार्ट में जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे। ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये ओ जो था इसका वो बड़ा हो गया। यहाँ पे जे है, आपने यहाँ पे जाना है ड्रॉप कैप पे तो ये जे बड़ा हो गया। ये ओ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ड्रॉप पे तो ये ओ बड़ा हो गया। इसकी आप सेटिंग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको सेलेक्ट करके दे रहा है आप वही सेलेक्ट कर लें। आप यहाँ पे ड्रॉप के ऑप्शंस में जाएंगे, ड्रॉप्ड इन मार्जिन। इन मार्जिन का मतलब यह है कि वो अलग से हो जाता है, ड्रॉप जो है वो इसके अंदर ही मौजूद रहता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट साइज़ वगैरह, टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो पूछता है आपसे। तो ये ड्रॉप कैप लगाने का तरीक़ाकार हो गया। टेक्स्ट बॉक्स के बारे में भी आपको बता दिया। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने नया पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है तो टैब देना होता है। टैब दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, फिर मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में गया, यहाँ पे मैंने टैब प्रेस किया, नया कुछ भी टाइप कर दिया। लेकिन लेट्स सपोज कि मैं इस लाइन को जो है ना वो मैं टैब देना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब टैब प्रेस करता हूँ तो नीचे वाली लाइन भी सारी की सारी फॉरवर्ड हो जाती है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अगर मैंने सिर्फ इसी लाइन को आगे लेकर जाना है तो मैं कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा तो ये लाइन आगे चली जाएगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अच्छा, यहाँ तक जो है वो प्रोसेस हो गया। फ़र्ज़ करें कि आपका एक डॉक्यूमेंट जो है वो बन चुका है, आप इसको ड्राइव पे सेव कर चुके हैं, लेकिन सेव करने के बाद आपने इसका प्रिंट लेना है। तो बार बार फाइल ओपन करते हैं, कभी प्रिंट लेते हैं एक कंप्यूटर से, कभी दूसरे फाइल जो है वो USB के थ्रू किसी के कंप्यूटर में जा रही है, तो आपको ख़तरा है कि यार मैंने इस पर इतनी मेहनत की, इतनी टाइपिंग की है तो इसके अंदर कोई चेंजिंग ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए आपने जाना है फाइल सेव एज के अंदर जाना है, जिसकी शॉर्टकट की है F12। यहाँ से आपने क्लिक करना है PDF। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने लिख देना है PDF फॉर्मेटिंग, जो भी आप फाइल को नाम देंगे तो यहाँ पे आपके पास एक PDF फाइल क्रिएट हो जाएगी। और कुछ लोग समझते हैं कि PDF फाइल जो होती है वो होती है लो क्वालिटी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। PDF फाइल बिल्कुल जो फाइल आपने क्रिएट की है उसी तरह की PDF फाइल क्रिएट होगी, उसी क्वालिटी के साथ। तो PDF में फ़ाइल क्रिएट करने का, अभी ये मेरे पास PDF में कुछ प्रॉब्लम है, ये एरर दे रहा है तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, बेहतर ये रहेगा। तो प्रिंट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपके पास ज़्यादा फाइल्स हों, कोई बुक है, कोई थीसिस है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो उसको पहले PDF में ले जाया करें। PDF से पता चल जाता है कि प्रिंटिंग में क्या मिस्टेक होने वाली है, प्रिंट होने के बाद ये टेक्स्ट कैसा लगेगा। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि PDF का क्या फ़ायदा है। प्रिंट करने के लिए सिंपली कंट्रोल P प्रेस करेंगे या फिर यहाँ फाइल से जाकर आप प्रिंट में चले जाएंगे तो आपके पास प्रिंट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू आ रहा है कि प्रिंट होने के बाद ये डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा। यहाँ से आप सारे पेजेस को व्यू कर सकते हैं। मेरे पास 5 पेजेस हैं। स्पेसिफिक पेज का प्रिंट देने के लिए आप यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रिंट देंगे तो पहले पेज का प्रिंट निकल आएगा, ठीक है। और जब भी प्रिंट देना हो तो आपने सिंपली कंट्रोल P प्रेस करना है। यहाँ से कोई सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेज का साइज़ A4 था। कोई भी सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आप कितने पेजेस का प्रिंट देना चाहते हैं। लेट्स सपोज के ऑल पेजेस का प्रिंट देना है तो ऑल पेजेस पे सेलेक्ट करके आप प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे और ऑल पेजेस का प्रिंट्स आपके सामने आ जाएगा। ये हो गया प्रिंटिंग का तरीका। एक दो चीज़ें अभी आपको बड़ी टेक्निकल बतानी रह गई हैं, जैसा कि फाइंड एंड रिप्लेस। आपने 3 इडियट्स मूवी तो देखी ही होगी, उसके अंदर एक फ़नी सीन था फाइंड एंड रिप्लेस का। अब फ़र्ज़ करें कोई भी वर्ड है जो आप सर्च करना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल F। यहाँ पे आपके पास नेविगेशन आ गया है, जो मैंने आपको पहले स्किप करवाया था वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे होम। होम का वर्ड काफ़ी जगह पे यूज़ हुआ है। आप इसको ट्रैक करना चाहते हैं तो इस बटन पे पेज देखना चाहते हैं तो यहाँ से वो बताएगा किस पेज पे है। अगर आप देखना चाहते हैं कौन सा सेंटेंस है तो इस सेंटेंस वाइज यहाँ पे से आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आप इसको मैनुअली देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार मैंने इसको रिप्लेस भी करना है तो आप कंट्रोल H प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना चाहते हैं होम, और इसको रिप्लेस किससे करना है, हाउस से। यानी यहाँ पे मैंने होम लिखा था वहाँ पे मैं हाउस लिखना चाहता हूँ। इसको मैनुअली देखना चाहते हैं तो फाइंड पे क्लिक करेंगे, आपको बताएगा होम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। कभी भी रिप्लेस ऑल का ऑप्शन आप मत यूज़ करें, पहले फाइंड नेक्स्ट करके देख लें कि कहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही है। इस चीज़ का बहुत नुकसान होता है, मैंने इस चीज़ से बहुत नुकसान उठाया है और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हमेशा रिप्लेस ऑल आंखें बंद करके कभी भी यूज़ मत करें। पहले फाइंड
करके देख लें कि क्या वर्ड है, मैं किसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ। अभी मैंने सारे चेक कर लिए हैं तो मैं रिप्लेस ऑल यू करता हूँ तो जहाँ पे होम लिखा हुआ था वहाँ पे हाउस लिखा हुआ आ गया। फाइंड में जाकर आप इसको फाइंड नेक्स्ट करके देख सकते हैं। नेविगेशन बार जो है वो सबसे बेटर होता है टेक्स्ट को फाइंड करने में। कंट्रोल F यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास नेविगेशन बार नहीं आ रहा तो व्यू में जाकर इसको नेविगेशन पेन को ओपन कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा। होम का नो मैच आ रहा है, अभी मैं हाउस टाइप करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 रिजल्ट्स आ जाते हैं हाउस के लिए। अच्छा, हेडर फुटर का मैंने आपको बताया, लेकिन फुट नोट एंड नोट के बारे में आपको नहीं बताया। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड हाउस, तो इसके बारे में मैं आपको इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें जो बुक पढ़ने वाला है उसको नहीं पता कि ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो मैं जाऊँगा रेफरेंसेस पे, यहाँ पे मैं करूँगा इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट अभी वहाँ पे एक छोटा सा आई लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे मैं लिख दूँगा अ प्लेस a building where we live together। एंटर कर दिया मैंने, ठीक। इसी आई पे क्लिक करूँगा तो मुझे दोबारा उसी जगह पे ले आएगा। हाउस के ऊपर मैंने ये आई लगाया हुआ है, यानी जब भी इस आई को देखेगा वो समझ जाएगा कि इसके बारे में किसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो अभी ये मैंने लगाया है एंड नोट, फुट नोट नहीं लगाया। एंड नोट जो होता है वो पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में होता है और फुट नोट जो होता है वो उसी पेज के एंड के ऊपर होता है। जैसे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड फुट नोट, तो इसके बारे में डॉक्यूमेंट पेपर, बस ऐसे ही जो है मैं टोटल का यहाँ पे मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे दोबारा ले जाता है कि इसका मैंने दिया है फुट नोट। और ये देखें ये पेज नंबर 2 है, यहाँ पे मैंने 1 लगाया है, यहीं पे इसका आ जाता है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको बैक स्पेस, तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और फुट नोट के बारे में अगर आपने मज़ीद कोई छेड़छाड़ करनी है, इसका सिंबल चेंज करना है, स्टार लगाना है या कोई और साइन लगाना है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अभी ये साइन यहाँ पे आ गया और ये साइन यहाँ पे आ गया, इस तरह से मैच करके आप यहाँ पे उस साइन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने फुट नोट लगाया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्लिप बोर्ड के बारे में, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये वर्ड है 1, सॉरी ये तो पेज नंबर लगा हुआ, ये वर्ड है हाउस, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने कहा यार कि मैं क्यों ना 2-3 वर्ड इकट्ठे कॉपी कर लूँ, ताकि जब मुझे जो वर्ड कॉपी करना पेस्ट करना चाहूँ वो कर सकूँ। तो ये आप एग्जांपल से बेहतर समझेंगे। होम पे आ जाए, क्लिप बोर्ड को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्लिप बोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक वर्ड कॉपी कर लिया, हाउस यहाँ पे पहले से आया हुआ है, फॉर्मेट को कॉपी किया, कंट्रोल-C किया, फॉर्मेट यहाँ पे आ गया। अब ये इकट्ठे होते जा रहे हैं वर्ड्स, गैलरीज आ गया, यहाँ पे टैब का ये टैब आ गया। अब मैं यहाँ पे जाके कहीं पेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे टैब पेस्ट हो, इस वाले बॉक्स के अंदर गैलरीज पेस्ट हो गया, इस वाले बॉक्स के अंदर फॉर्मेट पेस्ट हो गया, इस वाले के अंदर हाउस पेस्ट हो गया। ये क्लिप बोर्ड बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। और अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूँ तो क्लियर ऑल, मैक्सिमम 24 वर्ड्स इसके अंदर आ सकते हैं और बेशक पूरे पैराग्राफ आप कॉपी कर लें, तो इस तरह से क्लिप बोर्ड का यूज़ होता है। अच्छा, लास्ट चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये बतानी है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या किसी एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, ये मैंने डॉक्यूमेंट को किया सेव, अभी मैंने कोई और डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो मैं क्या करता हूँ, गलती से पूरी विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ, फिर जाके कोई और डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। जैसे ये वाला ओपन किया तो अभी इसने क्या किया, सॉफ्टवेयर ने ओपन होने में टाइम लगाया, यहाँ पे लोगो बना हुआ आ जाता है। ये जब सिस्टम स्लो होता है तो फिर ये ओपन करने में टाइम लगाता है, तो मैं सिंपली यूज़ करूँगा कंट्रोल डब्ल्यू से सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट बंद हुआ है। जब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, ये फॉर्मेटिंग वाला ओपन करता हूँ तो ये फ़ौरन ओपन हो जाता है। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, इसका भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है, इसको क्लोज़ करते हैं। और मैंने अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है जो मैं जानता हूँ और आपको नहीं बताई, और वो यूज़फुल भी हो। फॉर्मेट पेंटर एक रह गया, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये स्टाइल लगा हुआ है, फॉर्मेटिंग हुई हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ तो ठीक है, ये कॉपी पेस्ट हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ यार इस पे जो स्टाइल लगा हुआ है ना, ये स्टाइल इसी लफ्ज़ के ऊपर आ जाए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको
क्लिक करता हूँ, सेम वही स्टाइल, वही कलर, वही जो फॉर्मेटिंग उस पर लगी थी वो यहाँ पे लग गई। तो मैं ये कह रहा था कि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होगी और जो जो चीज़ मेरे सामने आई, जो जो चीज़ मैंने सीखी हुई थी, जो जो चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट समझी वो मैंने आपको बताई है। और अभी आप ये मत सोचें कि यार इसने कोई इतना ख़ास नहीं बताया और आपको मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। देखें, सीखने की जो एज है वो कभी ख़त्म नहीं होती, सीखने की जो लिमिट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। सॉफ्टवेयर कोई भी है, बेशक वर्ड है, एक्सेल है, कोई भी है, उसमें सीखने की लिमिट कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने आपको टोटल 2 फार्मूलाज बताए हैं, प्रोडक्ट का और इंसर्ट का। और मज़े की बात बताऊँ, मैं 8 साल से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और प्रोडक्ट के फार्मूले का मुझे आज पता चला है। लेकिन मैं प्रोडक्ट के फार्मूले के बगैर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करता रहूँ, मैनुअल मल्टीप्लाई करता रहूँ, बस यही फ़र्क था। तो अब मुझे मल्टीप्लाई करना प्रोडक्ट के फार्मूले के थ्रू आ गया। तो लर्निंग का प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि यार इट इज़ वेरी टेक्निकल या ये वो। आप इस पर प्रैक्टिस करते रहें, मिस्टेक्स करेंगे, सीखते रहेंगे। तो सीखना चाहिए, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, मरते दम तक इंसान सीखता रहता है और सीखने की कोशिश करते रहा करें और कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने अंदर कि आप ये काम कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और एडवांस यूज़र के साथ इन टच रहें ताकि आप भी एक एडवांस यूज़र बन सकें कंप्यूटर के। ठीक है, मैं भी बहुत एडवांस यूज़र नहीं हूँ, लेकिन मुख्तलिफ जगह से चीज़ें सीखने के बाद आपके सामने एक ऑर्गेनाइज वे से शो करने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मेरे चैनल पे और भी बहुत सी वीडियोज़ हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए होंगे, जाएँ उनको भी जो है चेक करें, सीखें। पसंद आती है लाइक करें, नहीं आती डिसलाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।